हम अपने आइन से 26वीं बार छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। इस बार 56 तरामीम की तजवीज़ है। ये तरामीम क्या हैं और ये क्यों की जा रही हैं? कुछ लोग इन तरामीम को आइन की तदफीन क्यों करार दे रहे हैं? बहुत सी कन्फ्यूजन है इन तरामीम को लेकर, बहुत से सवालात हैं। तो हमने सोचा कि आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो आज हमने स्टूडियो में ऐसे ही गेस्ट को बुलाया है। जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर लॉयर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। अच्छा जिब्रान भाई, मैं अभी पढ़ रहा था, अमेरिका का जो आइन है वो 1787 में गालिबन बना था और तकरीबन 237 साल हो गए हैं और उसमें 27 बार तरामीम की गई। हमारा आइन बने हुए गालिबन 51 साल हुए हैं और 26वीं बार हम तरमीम करने जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो ज़रा ये मुझे समझाइएगा कि जो 26वीं बार हम इसमें तरमीम करने जा रहे हैं ये है क्या? इससे मतलब किसको फ़ायदा पहुंच रहा है और हमारी अदालती निज़ाम को इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है? अच्छा, मेरे ख़्याल में अमेरिका का जो आइन है वो जब भी इसकी तरमीम हुई है और जब भी उसके साथ छेड़खानी की गई है वो मुंतखब हुकूमतों ने की है। हमारे साथ तो बहुत सारी तरामीम और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन हुकूमतों ने भी की जिनको हम आमराना कहते हैं, डिक्टेटर्स ने की या डिक्टेटर्स के लाए हुए लोगों ने की। और दूसरी बात ये कि अब ये जो तरमीम आ रही है, इस तरमीम को मैं सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जब आपका ये पॉडकास्ट देखा जाएगा कि देखने वाले ये तसव्वुर करें कि इस वक्त काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस नहीं हैं और वो ये तसव्वुर कर लें कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं और वो ये तसव्वुर करें कि ये जो आइनी तरमीम है ये भरपूर डिस्कशन के साथ मुसवदा सब के साथ शेयर हो गया, मीडिया, अपोजिशन, हुकूमत, तमाम तर बार काउंसिल्स, और उसके बाद ये पेश की गई, ये रात के अंधेरे में नहीं आई। और ये भी तसव्वुर कर लें कि ऐलान हो गया कि ये जो एक आइनी कोर्ट बनाई जा रही है जो कि अब पाकिस्तान की नई एपेक्स कोर्ट होगी, जिसकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे, उसका पहला चीफ़ जस्टिस जो है हम मंसूर अली शाह साहब को बनाएंगे और जो मुनीब अख्तर साहब फिर अब जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको हम सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बना देंगे। तो इन तमाम तर मामलात के साथ क्या आइनी तरमीम ठीक हो जाती है या इस आइनी तरमीम पे अब भी बहस की ज़रूरत है और अब भी ऑब्जेक्टिवली देखने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप जनाब काजी फैज़ ईसा साहब की शख्सियत पे फिक्सेट नहीं करना चाहते और कहते हैं ये फ़र्द वाहिद का मसला ना बनाएं, तो इसी तरीके से आपको मंसूर अली शाह साहब की शख्सियत पे भी फिक्सेट नहीं करना चाहिए और ये मत कहें कि हमारी निजात जो है वो इस एक फ़र्द वाहिद से है। तो अब हमको इस पहराए में ऑब्जेक्टिवली हम डिस्कस करेंगे। हम ये बातें नहीं करेंगे कि क्या हुआ था उस रात और किन मामलात और हालात से थे और क्या ये काजी साहब के लिए किया जा रहा है कि नहीं। तो ये तरमीम जो है, तरामीम जो आती हैं हमेशा जो है, जो कि हम एक सुस्त है ना लोग, और पार्लियामेंट से बाहर भी जब लोग निकलते हैं और पूछा जाता है MNA MPS से कि जी आपने बिल पास किया है, बिल में क्या था, तो आपको एक सन्नाटा नज़र आता है, पता ही नहीं, चेहरे के ऊपर गुम होते हैं, पता ही नहीं क्या ना। शायद उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि कुछ नहीं, MNA MPS पहला पेज तो पढ़ लेंगे। तो पहले पेज पे बड़ी अच्छी खबरें हैं। पहले पेज पे बताया जा रहा है आपको कि पाकिस्तान तक के तमाम शहरियों के लिए साफ़ माहौलियात जो है वो बुनियादी हकूक़ में शामिल हो गया है। आलूदगी से पाक माहौल जो है वो हमारा बुनियादी हकूक़ है। क्लीन एनवायरनमेंट का पहले सफ़े पर, ये पहले सफ़े पे पहली तरमीम ये है। तो हम पढ़ के कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये तो अच्छी बात, सबकी ज़रूरत है। मगर उसके फ़ौरन बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। पहली कार्रवाई ये डाली जाती है कि जी आर्टिकल 63A की एक इंटरप्रिटेशन की थी सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 63A है डिफेक्टर्स के हवाले से, उन लोगों के हवाले से जो किसी पार्टी के मैंडेट से, पार्टी की एफिलिएशन के साथ पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करते हैं, उस पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा हैं और पार्लियामेंट्री पार्टी चाहती है कि मखसूस बिल के ऊपर आप नफ़ी में वोट करें या आप हाँ में वोट करें, और वो उसके मुखालिफ वोट करते हैं, वो पार्टी की डायरेक्शंस नहीं मानते, इफेक्टिवली वो डिफेक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी वो डिस्क्वालिफिकेशन तो अपनी जगह, बट ये वोट भी जो है डिस्कार्ड होगा, ये वोट भी गिना नहीं जाएगा। इन्होंने अब क्या किया है तरमीम करके, वो कहा गया है कि जी 63A के अंदर जो है वोट गिना जाएगा, बंदा बेशक डिस्क्वालीफाई हो जाए, वोट हम उसका गिनेंगे। ठीक है, अच्छी बात। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने भी तशरीह करते हुए गलती की थी और ये पार्लियामेंट भी गलती कर रही है। मेरे ख्याल में डिफेक्टर्स को कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, उनका वोट ज़रूर आप ना गिने, मगर डिफेक्टर्स को पार्लियामेंट में रहने दें। मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको क्यों। अगर मैंने किसी असूली मौक़िफ़ के ऊपर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट किया है, चूँकि मेरी पार्टी ने जो मंशूर दिया था इलेक्शन के टाइम पे, उस मंशूर से वो हट गई है और बैकडोर जाके डीलें कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो क्या मुझे ये असूली मौक़िफ़ इख्तियार करने का हक़ नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट करूँगा, चूँकि मैं अपनी पार्टी को अकाउंटेबल करना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरे वोट से उनको नुकसान ना पहुँचे,
इसलिए आप मेरा वोट ना गिने, बट मेरा ये जो रेबेलियस वोट होगा, उनके खिलाफ वोट होगा, इसको एज अ सिंबॉलिक जेस्चर तो लें और मुझे पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई ना करें, मुझे पार्लियामेंट में रहने दें। चूँकि ना सिर्फ मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में बता सकूं कि मैंने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों वोट किया, अगर मेरी पार्टी को लगता है कि मुझे कोई पंजाब हाउस उठा के ले गया था या फलां हाउस उठा के ले गया था या मैंने कोई सौदा कर लिया है, कुछ करोड़ों में अपना वोट बेच दिया है, तो उसी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर मेरी पार्लियामेंट ही मुझे आवाम अकाउंटेबल करे। डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप घर चले जाते ना, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता। तो आई थिंक दैट शुड हैव बीन अ बेटर वे। एक ये वो हो गया। इसके साथ हम इससे पहले कि अदलिया के पैकेज पे आएँ, एक तरमीम आई है इलेक्शन कमीशन के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक रिटायरमेंट के बाद के जो एक पीरियड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और उसके मेम्बरान का, जब वो रिटायर हो जाएं, उनका पीरियड ख़त्म हो जाए, वो तब तक अपनी मुद्दत मुलाजमत पे कायम रहेंगे जब तक उनकी रिप्लेसमेंट की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। अच्छा, अब वो अपॉइंटमेंट किसी वजह से भी ताख़ीर का शिकार हो जाए, हमारे यहाँ तो 3 महीने की बुरी हुकूमत को भी आप 1.25 साल तक खींच के ले गए, पंजाब में और KP में, और बाकी पाकिस्तान में 6-8 महीने, तो ये भी आप चीज़ें खींच सकते हैं। और दूसरा कि अगर इनको रीअपॉइंट करना है, यानी कि जो अभी कमिश्नर है इसको हम कहते हैं भाई आप ही कमिश्नर कंटिन्यू करने, आप प्रॉपर रीअपॉइंट हो जाएं, तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 करारदाद की ज़रूरत है, एक्ट की नहीं। अच्छा, करारदाद की ज़रूरत है। और वो करारदाद कौन लेके आएगा? वो करारदादें हैं, एक नेशनल असेंबली की करारदाद और एक सेनेट की करारदाद। वो करारदाद तो कोई भी ला सकता है, और वो करारदाद ला सकता है, मगर उस करारदाद को पास करने की रिक्वायरमेंट क्या है कि उस वक्त असेंबली और सेनेट में जो मौजूदा लोग बैठे हों उनकी सादी अक्सरियत, यानी कि मिनिमम कोरम जो चाहिए नेशनल असेंबली और सेनेट का, वो मिनिमम कोरम अगर मौजूद है तो उस मिनिमम कोरम के भी अगर हाफ मेजॉरिटी कहती है कि हाँ भाई रेजोल्यूशन पास है, तो ये तो रेजोल्यूशन ले आए और इनको रीअपॉइंट कर लें। तो हमारे यहाँ तो एहतजाज वगैरह असेंबली में बाइकआउट होते रहते हैं, तो किसी दिन कोई एब्सेंट पार्टी हुई, किसी दिन आपको पता भी नहीं होता कि जाना है कि नहीं जाना, और ये काम और ये कार्रवाई डाल दी जाए। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है आपने लॉक कर लिया, उनका मौजूदा लोग जिनको आपने बैठाना है और कैरी ऑन करना है, ताकि तैयारी किस चीज़ की जा रही, तैयारी इसकी की जा रही है। तरामीम पढ़ के मेरे ख्याल में नून लीग को ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा कि ये सारी तरामीम उस सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो के लिए हैं जब नून लीग हुकूमत में ना हो, यानी कि जो कोलैबोरेटर है एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत में ना हो ना, तभी तो आप इतनी प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर एक शिक है आर्म्ड फोर्सेस चीफ की टर्म्स ऑफ सर्विस के हवाले से, और वो ये कहता है कि ये इसके लिए थोड़ा पस मंज़र मैं आपको दे दूँ। इमरान खान साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट के पास ही मामला क्या था कि जी कोई कवानीन एग्जिस्ट नहीं करते, ये जो एक्सटेंशन दे दी जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आर्मी चीफ को या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस चीफ को, इसके हवाले से कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रूल करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम क्यों रूल करें कि एक्सटेंशन देना आईनी या गैर आईनी है, आपके पास पार्लियामेंट है, आप कानून साजी कर लीजिए। आखिरकार इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? एक एग्जेक्टिव में वज़ीर आज़म है, चीफ एग्जेक्टिव, उसके नीचे डिफेंस सेक्रेटरी, उसके नीचे जो है डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, और फिर आर्म फोर्सेस चीफ आते हैं। तो ये तो आपका डोमेन है, एग्जेक्टिव का डोमेन हो गया ये। तो कानून बना, और उस कानून के अंदर ना सिर्फ खान साहब की हुकूमत ने, बल्कि जो उस वक्त की अपोजिशन थी, जो PDM के नाम से अब जानी जाती है, जिसको अब मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमारा हाथ मरोड़ के हमसे वो कानून साजी करवाई गई, उसमें कहा गया जी 3 साल इनका टर्म है और 3 साल इनकी एक्सटेंशन हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, यानी कि टोटल 6 साल। ठीक है। तो जो तरामीम आ रही हैं उसके अंदर एक शिक है, वो कहती है कि आर्म फोर्सेस चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो मौजूदा कवानीन के तहत ही डिसाइड होगी, यानी कि 3 साल ही उनकी मुद्दत मुलाजमत रहेगी और 3 साल की ही उनको एक्सटेंशन मिल सकती है। तो यहाँ तक अगर आप पढ़ें तो आप कहते हैं भाई ये तो स्टेटिंग दी ऑब्वियस है, ये तो जो ऑलरेडी कानून है उसको आप रीस्टेट कर रहे हैं। उसके नीचे एक क्लॉज ऐड कर दिया गया। वो क्लॉज अब ये कहता है कि अगर इस मौजूदा कानून को चेंज करना है, रिपील करना है, अमेंड करना है, तो आपको पहले ये क्लॉज को आके जो अब आइन का हिस्सा बनने वाला है, इस क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा, इसको अमेंड करना पड़ेगा। यानी कि अब आप अगर ये आइनी तरमीम पास हो जाती है और ये आइन का हिस्सा बन जाता है, ये नया शिक या ये नया क्लॉज, तो जब तक इस शिक को चेंज नहीं करेंगे दोबारा एक आइनी तरमीम लाके, तब तक आप मौजूदा कानून को चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए 2/3 चाहिए और सब। तो यानी कि अब एक चीज़ के लिए जिसके लिए आपको पार्लियामेंट की सादा अक्सरियत चाहिए होती है, उसके लिए आप पहले 2/3 लेके आए आइन में तरमीम करें। तो वो इसलिए शायद कि अगर कल को कोई हुकूमत आके कहती है कि नहीं जी हम एज अ रूल कहते हैं कि एक्सटेंशन कहीं भी नहीं होगी, ना एक्सटेंशन इलेक्शन कमीशन में होगी, ना एक्सटेंशन कहीं नायब के लिए होगी, ना एक्सटेंशन किसी जज के लिए होगी, ना एक्सटेंशन किसी जनरल साहब के लिए होगी,
तो वो कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आइन में तरमीम। हाँ, तो इसको ना एक्सपेंड करें ना शॉर्ट करें, पहले आइन में चेंज करें। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि जो मॉनेटरी इशूज़ हैं हमारी कंटोनमेंट्स के, कंटोनमेंट्स वो इदारे जो कि मिलिट्री कंट्रोल के अंदर आते हैं, मिलिट्री लैंड्स के अंदर गिने जाते हैं, और कराची का 64% हिस्सा ही कंटोनमेंट है। एक क्राइसिस क्रिएट हो गया कंटोनमेंट्स के लिए जब सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया, जो अब सुप्रीम कोर्ट में जिसकी अपील चल रही है, कि जी आप प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अब वफाकी डोमेन नहीं, सूबाई डोमेन उसमें है, तो सूबा कलेक्ट करेगा, ये सिंध हुकूमत करेगी कैलकुलेट के बनता क्या है, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भी उनके पास जाएगा। तो कंटोनमेंट तो रोना शुरू हो गया कि जी अब हम कैसे अपने मामला चलाएंगे, हमारा तो सारा फंड चला गया। जबकि कंटोनमेंट एक प्रॉफिट मेकिंग इदारा नहीं है, उनका काम है उतनी ही चीज़ें चार्ज करना जिनसे उनकी सर्विस और फंक्शंस परफॉर्म हो सकें। नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनको काम करना होता है। तो अब इस आइनी तरमीम के ज़रिए लेजिस्लेटिव, जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसमें चेंज करके कंटोनमेंट्स के अंदर, कंटोनमेंट एरियाज़ में जितने लोकल टैक्सेस लगते हैं उसको फेडरल डोमेन बना दिया गया है। अच्छा। तो एक तरीके से उस सिंध हाई कोर्ट के फैसले का भी इलाज निकाला गया है जिसने कहा था कि ये सूबे लेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। तो सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से बहुत बात होती है पीपल्स पार्टी की जानिब से, मगर इस तरामीम की बहुत दिफा भी कर रहे हैं इस वक्त, जिस बात के साथ कर रहे हैं, इन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम आते हैं, शायद बिलावल साहब ने पढ़ा ना हो सर। नहीं देखिए जी, मैं अब बेनिफिट ऑफ द डाउट इन लोगों को नहीं देता। ये सारे जो कोलैबोरेटर्स हैं ये बहुत बारीक कार्रवाइयाँ डालते हैं, इनकी बड़ी बड़ी लीगल टीम्स हैं। ये कह देना कि जी पढ़ा नहीं, मिला नहीं, देखा नहीं, ये मीडिया के लिए बहाने हो सकते हैं। सब जो है अपना सियासी वेट असर्ट करना चाहते हैं, अपने आप को ज़रूरी या मौसर साबित करना चाहते हैं। नून लीग की क्राइसिस क्या है कि उनको नौकरी पे रखा हुआ है। वो 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं जीते थे, और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो फॉर्म 47 के ज़रिए उनको सीटें दी भी गई, उसके बाद भी उनके पास पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत तो नहीं है। तो जब आया ही एक इंसान इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के है, एक जमात आई है, तो उनको तो इस्टेब्लिशमेंट ने नौकरी पे रखा हुआ है। तो नौकरी कब तक कायम रहती है? जब तक आप मौसर हों, जब तक आप डिलीवर कर सकें। आपसे काम लेने वाला आपको एक काम देगा, वो काम ना कर सके, काम ना कर पाए, तो उसको आपको नौकरी पे रखने की क्या ज़रूरत है? वो दूसरे को बोलेगा भाई तुम आके बैठ जाओ। तो इस वक्त तो उनका ये क्राइसिस है कि उन्होंने अपने आप को मनवाना है बॉस को कि बिग बॉस हम डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, मौलाना साहब का क्या है? जिब्रान भाई, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखें, 8 फरवरी के इलेक्शन का आपने जिक्र किया, अगर देखा जाए इस पूरी पार्लियामान पर ही सवाल उठता है, क्योंकि ये मुंतखब होकर तो नहीं आया ना। ठीक है, अब इसी पार्लियामान से आपने कानून आइन साजी भी आप करवा रहे हैं, क्या ये आगे चलकर किसी अदालत में कुछ चैलेंज नहीं हो सकती कि ये जो आइनी तरामीम की गई थी, इस पार्लियामेंट का तो वजूद ही सही नहीं था? मैं उस पर आता हूँ, मगर मैं पहले ये बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं ना जिनकी वजह से ये पास होगी। दूसरा प्लेयर इसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब, उनको गैर ज़रूरी करार दे दिया गया था इस हुकूमत के बनने के बाद। जब ये ओहदे बट रहे थे, सदर कौन, वज़ीर आज़म कौन, काबीना में कौन, गवर्नर किसके पास, इनको उन इशाइयों में कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं क्या। वो अब अपना वेट बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो कितना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसलिए वो टाइम ले रहे हैं और चीज़ों को पॉज कर रहे हैं कि मेरे बगैर काम नहीं हो सकता। फिर इसमें एक तीसरी एक जमात है जो कि पीपल्स पार्टी है, जो कि कहती है कि जी हम ही वो एक गैल्वनाइजिंग फोर्स है, हम ही वो रैशनल फोर्स है, हम अगर बीच में नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और इस तरीके से देखिए, जब ये मुसव्वदा डीरेल हुआ है तो अब बात हो रही है कि सिर्फ या तो बिलावल साहब का मुसव्वदा या फजल रहमान साहब का मुसव्वदा। तो एक तरीके से ड्राइविंग सीट पे पीपल्स पार्टी आ गई, बिकॉज जिनको पहले नौकरी पर रखा, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था, वो तो अपने आप को मौसर साबित नहीं कर पा रहे। ये आपके 3 प्लेयर्स हैं। चौथा इसमें MQM है। MQM का अनफॉर्चुनेटली कोई वजूद ही नहीं है। उनको कहा जाए तुम अपोजिशन में जाके मुजाहरे करो, वो काम कर लेंगे। उनको कहा जाए तुम अभी असेंबली में आके हमारे हक में नारे लगाओ, वो काम कर लेंगे। तो वो अपनी शनाख्त खो चुके हैं, वो अपना वजूद खो चुके हैं। और ये एक बहुत तकलीफ़ की बात है, एक ऐसी जमात जो कि बनी शनाख्त की बुनियाद के ऊपर थी, वो अपनी शनाख्त खो चुकी है, सियासी शनाख्त खो चुकी है। अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर। ये पहली चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आइनी पैकेज में, जो अदलिया के हवाले से, कि आपने सवाल किया कि भाई इस पर क्या कोई अदलिया सवाल नहीं उठा सकती। तो देखिए, ये तो हमें पता चल गया ना कि इस आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के साथ एक आइनी अदालत बनाई जा रही है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। हमें यह भी बताया जा रहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर जो है वो मनपसंद लोग जजेस बन के आएंगे। हमें ये भी खदशात बताए जा रहे हैं कि ये आइनी अदालत जो बनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट के वो सारे केसेस, वो सारा केस लोड ले लेगी जिसमें आइन के हवाले से, आइन की शिकों के हवाले से, आइनी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से बातें हो रही हैं। और हमें यह भी बताया गया कि इस आइनी कोर्ट ने तो फेवर करना है
इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा PTM को। यही खदशात हैं जो ख़ासतौर पे PTI रेस कर रही है। तो फिर ऐसा क्यों इस तरमीम के अंदर है कि ना मुस्तकबिल में कोई आइनी अदालत, ना मुस्तकबिल में कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट आइन की किसी भी शिक या आइन की किसी भी तरमीम के ऊपर कोई भी केस नहीं सुन सकती। अच्छा, ये कि वो वैलिड हैं कि वो इनवैलिड है। उनकी तशरीह कर सकती है, तशरीह वो करते रहेंगे, मगर ये नहीं कह सकेंगे कि ये तरमीम जो है आइन के बरखलाफ है, इस तरमीम को हम नहीं मानते। जो पहले एक ये इख्तियार ही ले लिया गया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से नहीं लिया गया, ये इख्तियार आइनी कोर्ट से भी ले लिया गया, उस कोर्ट से जिसको कहा जा रहा है कि उनकी मनपसंद कोर्ट होगी। ये अच्छा, ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि शायद पाकिस्तान चलाने वाले शायद थोड़ा सा तहरीक का मुताला करके ये समझ गए हैं कि देखो भाई, इस मुल्क की मिट्टी में इनकलाबी तो पैदा नहीं होते, इनकलाबी रेवोल्यूशनरी होता है, वो शुरू से एक नज़रिए पे चल रहा होता है आखिर वक्त तक, और उसी पे जाके वो परवाना आखिर में शमा से मिलके फना हो जाता है। हमारे यहाँ बागी पैदा होते हैं, हमारे यहाँ वो लोग बागी होते हैं जो दरबार में पैदा होते हैं, दरबारियों की गोद में खेले होते हैं, और एक टाइम के ऊपर जब तख्त के करीब पहुँच जाते तो कहते हैं मैं दरबारी नहीं, ठीक है, मैं इनकलाबी हूँ। वो असल बागी होते हैं। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब साहब को सिकंदर मिर्ज़ा साहब के साथ आए, फिर बागी बन गए। नवाज़ शरीफ साहब IG आए, फिर बागी बने। बेनजीर साहिबा की लेट 80s की हुकूमत, सब उन्होंने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, फिर लेट 90s में मिड में आके बागी बनी। इमरान खान साहब, ये नाम ज़हीरुल इस्लाम शुजा पाशा एसोसिएट किए गए, फिर वो बागी बने। तो कल को कोई जज भी बागी हो सकता है ना, और वो भी हुआ है। इफ्तिखार चौधरी साहब PCO के तहत आए थे, बागी बने। तो ये बागियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि ना सुप्रीम कोर्ट ना आइनी अदालत किसी का डोमेन ही नहीं है, इसको पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम के ऊपर ये अख्तियार ही ले लो कि कोई ये आप बात ही नहीं कर सकते कि आइनी तरमीम इलीगल है कि लीगल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बाकी चीज़ें क्या होने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। हाँ, और आइनी पैकेज आप बता रहे हैं। आइनी पैकेज, और मैंने आपको बता दिया कि जी ये तस्वर कर लें कि आप ही के सारे पसंद के जजेस हैं, और आपसे मुराद नून लीग भी है, आपसे मुराद PTI भी है, दोनों फ़र्ज़ कर लें। हम इसको ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करेंगे, उसको हम इस बात पे लेके नहीं जाएंगे कि फ़र्द वाहिद से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। आप सबसे पहला काम ये करना चाह रहे हैं कि आप एक नई एपेक्स कोर्ट बना रहे हैं। सिर्फ एक नई आइनी अदालत नहीं बना रहे, एक नई एपेक्स कोर्ट बना रहे हैं। वो एपेक्स कोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? वो अदालत जिसके फ़ैसले बाकी तमाम तर इदारों के ऊपर, बाकी तमाम तर अदालतों के ऊपर बाइंडिंग हो, फ़र्ज़ हो उनको फॉलो करना, वही सुप्रीम अदालत होती है। अब तरमीम के तहत बताया जा रहा है कि आइनी अदालत के फ़ैसले तमाम अदालतों पे बाशमूल सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग होंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आइनी अदालत पे बाइंडिंग नहीं होंगे। फेडरल कोर्ट जो फैसले देगी वो सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करेगी। ओके, बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के फैसलों की पाबंद है, उनकी तशरीह की पाबंद है, उनकी नज़ीरों की पाबंद है, मगर फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पाबंद है, मगर फेडरल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद नहीं है। ठीक है, तो कल को अगर किसी नुक्ते के ऊपर आइनी अदालत ने एक फ़ैसला कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो करेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला किया है तो आइनी अदालत तो उसको पढ़ेगी नहीं। तो इससे एक और चीज़ क्या होगी? इससे एक चीज़ ये हो रही है सर कि आप अपनी 76 साल की जूरिस्प्रूडेंस डस्टबिन में फेंक रहे हैं। हम एक कॉमन लॉ सिस्टम है, हम नज़ीरों पे काम करते हैं। आपका मेरा कोई मसला जो पहले किसी अब्दुल गफ़ूर और अब्दुल रहीम के दरमियान था, सेम फैक्ट्स थे, तो हम देखते हैं कि आज से 20 साल पहले हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मसले पे अब्दुल गफ़ूर और अब्दुल रहीम के बीच में क्या फ़ैसला किया था, वही फ़ैसला फैसल और जिब्रान के बीच में भी करेंगे। यूनिफॉर्मिटी, वी डोंट री इन्वेंट द व्हील। तमाम तर मसाइल पहले भी कभी ना कभी आ चुके हैं, वो सिविल नेचर के हों, वो क्रिमिनल नेचर के हों, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के हों, या अगर आइन का कोई नया मसला आ रहा है तो उस मसले को अप्रोच कैसे करना है, ये टर्म्स, ये रूल्स, ये अप्रोच कहीं तय हो गई है माजी में, तो हम उस माजी की अप्रोच को लेके चलते हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए। जब आप ये कह देते हैं कि आइनी अदालत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला बाइंडिंग नहीं होगा, तो आज तक की जितनी नज़ीरें हैं आपने उससे आज़ाद कर दिया ना आइनी अदालत को। तो आइनी अदालत अब एक नई रिवायत असर नौ से एहसास कर सकती है। जो कुछ जिसको हम जानते हैं कानून, जिसको हम मानते हैं कन्वेंशन, जिसको हम समझते हैं रिवायत, वो कूड़ेदान में फेंक दी जाएगी, एक नई रिवायत का जन्म हो सकेगा। मुझे एक ये बताएं कि ये आइनी अदालत का जज कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट होगा, और इसकी मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी? अच्छा जी, आइनी अदालत के क़याम के बाद पहली आइनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म तय करेंगे। शहबाज शरीफ, सिंगल पर्सन,
उनकी नॉमिनी होगी, वज़ीर आज़म सदर को कहेंगे, सदर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। अच्छा। जो फिर बाकी जजेस हैं आईनी अदालत के, वो फिर वज़ीर आज़म और ये चीफ जस्टिस बैठ के तय करेंगे। एक बार जब ये आईनी अदालत चल पड़ेगी, रवां हो जाएगी, 5-6 जजेस इसमें आ जाएंगे, और फिर मुस्तकबिल में कभी कोई चीफ जस्टिस ढूंढना होगा, उसका फैसला कौन करेगा, और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला कौन करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी एक 8 रुकनी कमेटी होगी नेशनल असेंबली की। नहीं तो पहले सेनेटरी के बेस पे होता था, वो नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ ना उस पर। एक 8 रुकनी कमेटी होगी नेशनल असेंबली की। उस कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे? उस कमेटी में पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी उनकी पार्लियामेंट की सीटों की मुनासबत से, यानी कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो हमेशा उस 8 की कमेटी में मेजॉरिटी कायम करेगी। ठीक है। तो वो रूलिंग पार्टी अब तय करेगी कि अगला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कौन होगा और अगला चीफ जस्टिस आईनी अदालत का कौन होगा। पहला तो वज़ीर आज़म तय कर लेंगे ना, मगर मुस्तकबिल में, और वो किन लोगों में से तय करेंगे? वो तय करेंगे टॉप 3 सीनियर्स में से। यानी कि जैसे ही आप टॉप 3 में शुमार होना शुरू हो जाएं तो फिर तो आप रूलिंग पार्टी की तरफ देखना शुरू हो जाएं और रूलिंग पार्टी के केसेस को नरमी से सुनना शुरू कर दें, या उनको ताख़ीर का कहते हैं निशाना वो बना दें कि ताकि उनके खिलाफ कोई फैसला ना जाए, जो कि उन्होंने कल आपकी नौकरी पक्की करनी है। और कहीं अगर आप ज़्यादा असूल पसंद हो गए, ज़्यादा आइन पसंद हो गए, ज़्यादा जमहूरियत पसंद हो गए, तो रूलिंग पार्टी है कि सर जी आप फारिग। चूँकि ये भी कह दिया गया है कि अब जो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा या जो नहीं जाएगा, उन्होंने फिर रिटायर ही होना होता है ना, वो क्या करते हैं फिर? सही है। अच्छा, एक तो ये, अब कितने टाइम तक ये सर्व करेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। सिर्फ मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जा रही है आईनी अदालत के जज की। आईनी अदालत के जजेस जो हैं 68 साल की उम्र तक सर्व कर सकेंगे। अगर वो जजेस सुप्रीम कोर्ट से लिए गए हैं तो 3 साल का उनका फिक्स टेन्योर होगा। ठीक है, यानी कि अगर अभी सुप्रीम कोर्ट का तो 65 में रिटायर होता है ना, तो वो वहाँ गया तो 68 में रिटायर होगा। नहीं, बट फर्ज करें ना कि अगर हमने किसी को सुप्रीम कोर्ट से ले लिया जिसकी उम्र 61 साल है इस वक्त, ठीक है, कोई जूनियर जज है, उसको हम वहाँ ले गए, तो जो सुप्रीम कोर्ट से वहाँ जाएगा उसका टेन्योर हमेशा 3 साल ही होगा, 3 साल से ऊपर नहीं होगा। ओके, यानी कि इसका होना चाहिए था 7 साल, मगर अभी 3 होगा। 4 ये वाले और 3 अगले वाले हो सकता था ना। मगर देखिए, पर्पज़ ये है उस बंदे को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना जो उनको मिल जाएगा। ठीक है, 3 साल का। और तो अगर 65 साल की उम्र में किसी को आप ले जा रहे हैं तो वो 68 साल तक जाएगा। अगर आप उसको पहले ले गए सुप्रीम कोर्ट से तो वो 3 साल का टेन्योर करेगा। मगर अगर वो ऐसा जज है जो सुप्रीम कोर्ट में कभी जज ही नहीं था, वो कोई ऐसा जज है जो कहीं जज नहीं था, क्योंकि आईनी अदालत के अंदर वो लोग भी जजेस बन सकते हैं जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो अब आप ऐसे भी लोग लेके आ सकते हैं जिनका आपने कभी जुडिशरी में नाम नहीं सुना, ना हाई कोर्ट के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये बात हो रही है ना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, ये बात हो रही है कि भाई इतने साल तक फैसले नहीं डिसाइड करते, तो आप तो बगैर किसी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लोगों को सीधा एपेक्स कोर्ट में जज बनाने जा रहे हो, जो कि हो सकता है आप ही के ख़ास हों, आप ही के प्यारे हों, आप ही के सपोर्टर्स और वोटर्स हों, जिनको आप हमारे ऊपर नाफिज कर देंगे। अच्छा जी, अब मज़ीद ये कि ये नेशनल असेंबली ने तय करना है कि ये चीफ जस्टिस कैसे आएंगे और ये कैसे आएंगे, यहाँ पे बात हो गई। अब बात होती है कि अच्छा भाई जजेस जो हैं, ये तो हमने बात कर दी ना कि चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होगा, जजेस कैसे अपॉइंट होंगे हाई कोर्ट के अंदर, और जजेस कैसे अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जजेस कैसे अपॉइंट होंगे आईनी अदालत के अंदर। कौन हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, वो कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है, और वो कोई 15 साल एक्सपीरियंस वाला भी हो सकता है। अब हमारे यहाँ एक चीज़ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जहाँ पे हम अक्सर जजेस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस आते हैं वो मामलात सुनते हैं। वो जजेस की तैनाती नहीं करते। जजेस की तैनाती बुनियादी तौर पे होती है जुडिशल कमीशन में, काउंसिल में नहीं, जुडिशल कमीशन में। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन एग्जिस्ट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एक अलग जुडिशल कमीशन है, और हाई कोर्ट्स के लेवल पे मुख्तलिफ सूबों की जुडिशल कमीशन है, जो कि जब हाई कोर्ट के जज की तैनाती होती है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमीशन का हिस्सा बनाया जाता है। भाई मेरी अदालत में कोई बंदा एलिवेट होकर आ रहा है, मेरी कोई ऐसा वकील होकर आ रहा होगा जो मेरे ही सामने प्रैक्टिस करता रहा है, तो मेरी राय लेनी चाहिए। सीनियर प्यूनी जज भी, सेकंड जो सीनियर मोस्ट जज होता है हाई कोर्ट का, वो भी उसमें होता है, और फिर बाकी और अराकीन होते हैं। अब इन्होंने कह दिया है कि यार हाई कोर्ट में किसी जज को तैनात करने के लिए उस हाई कोर्ट के किसी जज से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात? तो उस जुडिशल कमीशन में हाई कोर्ट के किसी जज का काम ही नहीं है। ठीक है,
और उस कमीशन के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिनकी तादाद होती थी 1 चीफ जस्टिस और 4 जजेस, ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो। 1 चीफ जस्टिस और 2 जज, बस ये काफ़ी हैं, ठीक है। और जो आईनी अदालत आ रही है उनके जजेस की तादाद बढ़ाओ, वो तय करेंगे। साथ में इसमें ऐसा करो कि 4 अराकीन असेंबली और सेनेट से भी डालो, ठीक है। फिर हमारा लॉ मिनिस्टर तो पहले ही होता था, अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहले ही होता था, पाकिस्तान बार काउंसिल का नॉमिनी एक पहले ही होता था। तो गिनती ये बनेगी कि जजेस की तैनाती के हवाले से जो एक हुकूमती ग्रुप होगा वो हमेशा मेजॉरिटी में रहेगा। दूसरा ये कि पहले कमीशंस की मीटिंग चीफ जस्टिस बुलाते थे, अब कह दिया गया कमीशन की मीटिंग्स जो है उसकी 1/3 रुकनीत बुला सकती है। तो लॉ मिनिस्टर भी कह सकते हैं कमीशन को बुला लो, वो असेंबली का मेंबर भी कह सकता है जो आएगा हुकूमत की तरफ से, या सेनेट का मेंबर आएगा वो भी बुला सकता है, और अपना कोरम पूरा करके ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हाई कोर्ट के जजेस अभी यूँ आएंगे बगैर हाई कोर्ट के जजेस से पूछे हुए। आईनी अदालत और हुकूमत पार्लियामेंट बैठ के फैसला करेगी। आईनी अदालत के अंदर भी जो जजेस लगेंगे उसके अंदर भी कोई काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक चीफ जस्टिस को उसमें यहाँ पे इधर लेके आ गए हैं कमीशन के अंदर, मगर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस लगेंगे वहाँ आईनी अदालत का बड़ा अमल दखल है, उनसे पूछा जाएगा। तो ये खिचड़ी बना दी गई कि हाउ टू ब्रिंग अबाउट समबडी इन दैट प्रोसेस। फिर जो हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस हैं उनका परफॉर्मेंस वैल्यूएशन हुआ करेगा, जो कि मेरे ख्याल में गलत बात नहीं है, मगर वो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन क्या है, अगर उसके ऊपर कोई वजाहत होती तो बेहतर होती कि भाई उनका डिस्पोजल रेट देखना है, ये देखना है कि उनके कितने फ़ैसले ऊपर अपील में जाकर रिवर्स हो जाते हैं। और फिर तो ये भी हो सकता है कि आपने सिर्फ चूँकि किसी को परफॉर्मेंस वाइज पुअर दिखाना है तो इसलिए आप उनके साथ ये छेड़खानियाँ शुरू कर दें। अच्छा, इनकी ट्रांसफ़र वगैरह का भी कोई सीन है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ मौजूदा आइन कहता है कि अगर आपने सिंध से बलूचिस्तान किसी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करना है तो 3 लोगों की रजामंदी चाहिए, सिंध के चीफ जस्टिस की, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस की और उस जज की अपनी रजामंदी, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इनमें से किसी की रजामंदी नहीं चाहिए, इनमें से किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं है। आईनी अदालत की चीफ जस्टिस जो हैं वो पूरा अख्तियार रखते हैं। अच्छा जी, कि वो फ़र्द वाहिद चारों सूबों के चीफ जस्टिस पर बॉल बना के उनको इधर से उधर फेंक सकते हैं। अगर वो किसी केस के अंदर ये केस सुना कैसे, इस पर नोटिस कैसे किया, इस पर स्टे कैसे, किसी वजह से भी नाराज़गी है, अच्छा सिर्फ ये नहीं कि उसको आप कंडेम करके किसी और सूबे भेज देंगे, आप उसको लाइफ लॉन्ग कंडेम करेंगे। आप उसको लाइफ लॉन्ग कैसे कंडेम करेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें आज सिंध हाई कोर्ट के 3rd मोस्ट सीनियर जज पंजाब भेज दिए जाते हैं, उनकी सीनियरिटी वही गिनी जाएगी जो उनकी सीनियरिटी यहाँ से चल रही थी। तो पंजाब में जब वो ट्रांसफ़र होंगे लाहौर हाई कोर्ट में तो वहाँ भी वो कुछ सीनियर जजेस में होंगे, और हो सकता है कुछ साल बाद ऐसा मौका आ जाए कि वो सीनियर मोस्ट जज बन जाएं, मगर वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। अच्छा, क्योंकि जज ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ना अपनी कोर्ट में कुछ बन सकेंगे वो आगे जाके, तो ना दूसरी कोर्ट में जाके बन सकेंगे। कैरियर किसी का बर्बाद कर दिया, कंडेम फॉर लाइफ हो गया। ये आप करने जा रहे हैं उनके साथ। अच्छा, अब ये तो हो गया कि इन जजेस को आपने कैसे कंट्रोल में रखना है, एक थ्रेट में रखना है कि व्हाट कैन वी डू विद यू। हम आपको परफॉर्मेंस वैल्यूएशन में पकड़ सकते हैं, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन में अगर आप क्लियर नहीं हुए हम आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज देंगे, हम आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इन सारी चीज़ें इनके साथ की जा रही हैं उस लिमिटेड डोमेन में जो इनके पास छोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं कि इनसे इख्तियारात क्या ले लिए गए हैं, ये अपॉइंट कैसे होंगे, ये सेलेक्ट कैसे होंगे, इनको कौन करेगा, कौन कौन हो सकता है और किधर किधर इनका ट्रांसफ़र हो सकता है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब ये कहते हैं कि ये जजेस हैं किस चीज़ के जज, इन्होंने फैसले क्या करने हैं। तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट मौजूदा आइन के तहत 184 के तहत पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस सुनती है, सुओ मोटो लेती है और आइनी मसाइल के ऊपर आइनी पिटिशंस वगैरह सुनती है। 184 का पूरा इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रिप कर लिया जाएगा और आइनी अदालत का मैंडेट बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई सुओ मोटो नहीं ले सकेगी, सुप्रीम कोर्ट कोई पब्लिक इंटरेस्ट केस नहीं सुन सकेगी, सुप्रीम कोर्ट किसी आइनी मसले के ऊपर कोई केस नहीं सुन सकेगी। ये तमाम तर चीज़ें अब आइनी अदालत करेंगी और जितने इस नौइयत के मौजूदा केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास हैं वो तमाम के तमाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बेशक वो अपील की स्टेज पे हों, बेशक वो रिव्यू की स्टेज पे हों, आइनी अदालत के अंदर। तो अगर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस है, अपील है, तो अब आइनी अदालत तय करने जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगी। अगर ये 12 जुलाई मखसूस नशस्तों के फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन का मामला है और आगे उसका कोई अपील रिव्यू है, वो भी इधर जाएगा, ये डिसाइड नहीं करेंगे। इसके साथ फिर बचता क्या है, एक 185
और एक 186, ठीक है जी, और एक 187। 185 है जो हम रेगुलर अपील्स सुनते हैं, जो सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में ऊपर जाती हैं। एक्विटल अपील हो गई, मर्डर की बाकी सारी अपीलें हो गई, ये रह दी हैं, छोड़ दी हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास। मगर इसमें भी कहा गया है कि कोई ऐसी अपील अगर आपके सामने आ रही है जिसमें कानून की तशरीह का मामला भी साथ जुड़ गया है हाई कोर्ट से होते हुए, तो वो भी आप नहीं सुनेंगे, वो सिविल और क्रिमिनल केस भी आप नहीं सुनेंगे, वो भी आईनी अदालत जाएगी। वो गली मोहल्ले की चीज़ें ही सुनेगा मेरा ख्याल है फिर तो। अच्छा, फिर एक आ गया 186 है जी, सदारती रेफरेंस। सदर पाकिस्तान को किसी अहम मसले पे, जो कि सदर ने आखिर में पार्लियामेंट के सारे कवानीन के ऊपर मुहर लगा के उसको बिल से एक्ट में बदलना होता है, तो वो कभी कभी किसी एक्ट या बिल के ऊपर या किसी और मसले पे चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, भाई ये तशरीह करें, आप बताएं, मुझे राय दें। ये इख्तियार भी अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये भी आईनी अदालत के पास चला गया 186 की पावर। अब रह गया 187, जिसका बड़ा जिक्र हुआ था 12 जुलाई के केस में जी, कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस क्या होती है? उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कंप्लीट जस्टिस कर सकेगी, मगर सिर्फ उस महदूद डोमेन के अंदर जो उनके पास हमने छोड़ा है, और वो यही छोड़ा जो अभी बताया, जो गली मोहल्ले के मसले, जिसको आप गली मोहल्ले का मसला कह रहे हैं, बट उसमें और चीज़ें भी आती हैं। तो ये इन्हीं मामलात के अंदर कंप्लीट जस्टिस कर सकेगी जो उनका डोमेन ही नहीं है, आईनी मामला, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर, इन सारी कंसिडरेशन को सुप्रीम कोर्ट लेके ही नहीं आ सकेगी, बस वो केस के फैक्ट्स तक महदूद रहेगी, ठीक है। तो आपने कंप्लीट जस्टिस की डेफिनेशन भी बड़ी श्रिंक कर दी। अब हम आ जाते हैं इसके नीचे हाई कोर्ट्स के ऊपर कि भाई हाई कोर्ट्स क्या सुनेंगे। तो हाई कोर्ट्स के पास अपने तमाम तर इख्तियारात हैं, जैसे पहले भी थे, बस उन्होंने 199 के अंदर छेड़खानी की है। 199 में उन्होंने ये छेड़खानी की। 199 क्या है? 199 वो इख्तियार है जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स के केसेस हाई कोर्ट सुनती है, ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन हाई कोर्ट सुनती है, जिसमें हम मिसिंग कोई हो जाता है ना, हफ्ज़ बेजा में रखा जाता है, तो हम सीधा हाई कोर्ट जाते हैं। अगर आपकी गली में कोई पार्क है, पार्क पे इंक्रोचमेंट हो गई, कुछ और कोई काम कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट है पार्क एक्सेस वगैरह हुआ, किसी ने मेन शाहराह के ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, कोई रोड ब्लॉक कर दिया, तो ये सारे जो होते हैं, या आपका अपना कोई साथी मसला, और सिर्फ 199 में ये चीज़ें नहीं होती। 199 के अंदर वो तमाम तरह पिटिशंस भी जाती हैं जिसका कानून के अंदर आपको कोई रेमेडी ना मौजूद हो। जैसे कि मैं सबसे आम मिसाल देता हूँ, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर खुला के मामलात हो गए, मेंटेनेंस के मामलात हो गए, डावर के मामलात हो गए, कस्टडी वगैरह के मामलात हो गए। फैमिली कोर्ट का स्पेशल कानून है, वो कहता है जी पहले ट्रायल के सारे मामलात फैमिली ट्रायल कोर्ट सुनेगा, फिर उसके बाद एक फैमिली अपीलेट कोर्ट होगा, वो सारे मामलात सुनेगा और वहाँ ख़त्म। उसके आगे मज़ीद अपीलों का कानून के अंदर कोई तस्करा नहीं था। तो जहाँ अगर कोई बंदा ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट से मुतासर हो बल्कि अपीलेट कोर्ट से भी मुतासर हो, तो वो कहाँ जाए मसले को आगे लेके, चूँकि कानून ने आगे लिखा नहीं कि इसकी अगली अपील कहाँ जाएगी। तो ऐसे सारे सिनेरियोज़ में जहाँ आपको कोई रेमेडी ना मिले कानून में, आप 199 में हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं। इसी तरह जो रेंट केसेस हैं इनकी भी पिटिशनें फ़ाइल होती हैं, टैक्स के केसेस हैं इनकी भी कुछ पिटिशनें फ़ाइल होती हैं, मल्टीपल चीज़ें 199 में जाती हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इशूज़ नहीं जाते। तो ये जो 199 के केसेस जाते हैं ना हाई कोर्ट में, इनसे जितनी अपीलें निकलेंगी ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, वही ये भी आईनी अदालत सुनेगी। क्या बात। और एक और बात, जब हाई कोर्ट 199 का कोई भी केस सुन रही हो, उस वक्त अगर आईनी अदालत को लगे कि हाई कोर्ट क्यों सुन रही है, तो हाई कोर्ट को कहेंगे ये फाइल हमारे पास भेज दो, तुम्हें सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, हम ही सुनेंगे। तो जो पार्टी होगी उससे आप एक फोरम ही ले लेंगे, क्योंकि आप पहले हाई कोर्ट में कोई फैसला होता, आप उसके ख़िलाफ़ जाते और आगे अदालत ने, अब वो सीधा आगे अदालत भी सुन सकती है। अब इसमें एक और बहुत अहम तरमीम की गई है 199 के हवाले से, और ये की गई है कि पहले देखिए 199 के अंदर एक एक्सेप्शन थी कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के पाबंद हो कानून के, उसकी सर्विस, यानी कि जो कि आर्मी की नौकरी करता हो, नेवी की नौकरी करता हो या एयरफोर्स की जॉब करता हो, तो उसके जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, उसकी जो सर्विस की कंडीशंस हैं और जो मामलात उसकी सर्विस से रिज़ल्ट करते हैं, यानी कि उसकी पोस्टिंग, उसकी ट्रांसफ़र, उसके बाकियात, उसके ड्यूज़, उसके एरियर्स, ये सारे जो मामलात नौकरी रिलेटेड होते हैं, या उसकी प्रमोशन, ये हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, ये उसका डोमेन नहीं है। ठीक है, इसमें इन्होंने एक फ्रेज़ डाल दिया, और फ्रेज़ क्या डाल दिया, पहले लैंग्वेज थी कि जी एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द टर्म्स ऑफ सर्विस of an individual which is subject to the armed forces law and any other person and any matter arising from the functions performed under any national security law।
सर्विस को तब्दील कर दिया फंक्शन से। सर्विस तो सर ये होती है ना कि मेरी नौकरी के मामला, ठीक है। फंक्शन ये होते हैं कि वो नौकरी करते हुए मैं कर क्या रहा हूँ। फंक्शन इज़ अ बिगर वर्ड दैन सर्विस। फंक्शन है कि उसको अपने ओहदे को मैं इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ और उसके मैं नताइज क्या दे रहा हूँ। और नेशनल सिक्योरिटी लॉज, आर्म फोर्सेस लॉज नहीं, यानी कि कवरेज आप दे रहे हैं पुलिस को भी, FIA को भी, तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को, IB को भी, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम परफॉर्म कर रहे हो अंडर एनी नेशनल सिक्योरिटी लॉ और उस परफॉर्मेंस से कोई भी चीज़ निकल के बाहर आ रही है तो वो हाई कोर्ट नहीं सुन सकता। तो ये अल्फाजों में खेल के इन्होंने एक तरीके से जो एक तशरीह हम ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कल को आप जाके बोलें कि जी बंदा ये चुप के ले गए ने, तो वो कहेंगे जी ये फलाना लॉ के अंदर हमने उसको उठाया था, आप इस पर सवाल ही नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने उसको उठा के कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की जैसा जो आईनी तरमीम कर सकते हैं इस तरीके से, वो कल को नेशनल सिक्योरिटी के लॉज में भी डाल देंगे बहुत सारी प्रोविजंस। तो हाई कोर्ट का इख्तियार ही नहीं होगा। वो जो बस आगे बोला करेगी हुकूमत जी नेशनल सिक्योरिटी, वो कहेंगे जी अल्लाह हाफ़िज़ हम कुछ नहीं कर सकते। उस बंदे का आर्मी से भी होने की ज़रूरत नहीं है, वो FIA का बंदा हो सकता है, वो पुलिस का बंदा हो सकता है। तो आप तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, तो फिर आप जैसे लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हैं, इसका मतलब है? नहीं नहीं जी, हम क्यों परेशान हैं, हमें तो ज़्यादा मौका मिल जाएगा ना। आपको देखें, अब आप मुझे TV पे बिठा रहे हैं ना, आपकी पॉडकास्ट देखेगा कोई नहीं, 1000 बंदा तो देख ही लेगा, अगर ज़्यादा ना देखे मेरी शक्ल देख के। नहीं, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है हमारी। ठीक है, नहीं मैं अपनी शक्ल की बात कर रहा हूँ ना, थंबनेल पे आपने मुझे लगाया, वैसे आपकी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है। तो क्या है, हमें रोने का मौका और मिल जाएगा, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और मौका मिल जाएगा। असल नुकसान तो हमारा नहीं हो रहा, सही, असल नुकसान तो उन ह्यूमंस का हो रहा है जिनके राइट्स को हम रोते हैं। जिब्रान भाई आपने बहुत अच्छे से समझा दिया ये तरमीम क्या है। मुझे अब ये बताएं कि ये पूरा गेम और ये पूरा प्लान किया क्यों जा रहा है? देखें, तरमीम जो भी होती हैं दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं कि आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होती हैं। क्या ये एक गली मोहल्ले में रहने वाले के लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं, जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया? क्यों किया गया ये आपके ख्याल में? एक साहब हैं, उनका इश्तिहार चल रहा है PTV के ऊपर, जल्द कुछ नए चेहरे आए ना PTV के ऊपर, नए एंकर्स आ रहे हैं। अच्छा, जो PTV पे ख़बरें पढ़ते हैं वो हम समझते हैं कि वो रियासत का ही बयानिया दे रहे हैं। जिस रात ये तरमीम पास ना हो सकी, उन्होंने ट्वीट की कि तरमीम पास नहीं हुई तो निज़ाम लपेट लिया जाएगा। तो ये तरमीम इसलिए ज़रूरी है कि मार्शल लॉ ना लग जाए। तो यानी कि वो कंट्रोल, वो मिलिट्री कंट्रोल जो उस तरीके आ सकता है एक ब्रूट फोर्स के साथ, उसको इस तरीके से दे दो भाई, हमें ये कहा जा रहा है। कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, जो हमारे दिफाई इदारे हैं जिनका पार्लियामेंट से या कानून साजी से या आइन साजी से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, उसके ताबे हैं। हमें कहा जा रहा है कि अगर ये मुसवदा पास नहीं होगा तो वो उस तरीके से आएंगे जैसे 99 में आए थे। तो उनको बराए करम यानी कि इस तरीके से आने दो, उनको इस तरीके से कंट्रोल दे दो, लेपा पोती करके, कॉस्मेटिक सर्जरी करके, प्लास्टिक सर्जरी करके दिखाओ कि ये मार्शल लॉ नहीं है, ये मिलिट्री रूल नहीं है, ये जमहूरियत है। तो ये फिलर्स हैं, ये क्या कहते हैं, फेस लिफ्ट है, ये झुर्रियाँ जो हैं निकाली जा रही हैं। ये आपको बताया जा रहा है कि ये मिलिट्री रूल नहीं है, ये रूल बाय द पीपल, रूल फॉर द पीपल है। ये इसलिए आई जा रही है और इसकी क्या वजह है? अगर आपने बैकलॉग के मसले हल करने होते तो मुझे बताएं। अभी इतनी बड़ा मुसवदा जुडिशल कमीशन के अंदर जो है पूरे पाकिस्तान की बेटी मंसूर अली शाह साहब ने दिया, उसमें जजेस की तैनाती के हवाले से भी बात की गई और भी चीज़ें बात की गई, उसमें से कहीं इसको रेफर नहीं किया गया। तो ये साथ साथ चूँकि आप ये देखिए ना कि भाई अगर आ जाती है रिजर्व सीटें, यहाँ तो ये बात भी नहीं हो रही कि जो 8 फरवरी के असली नताइज हैं उस हवाले से लोगों को आप असेंबली में लेके आए। सिर्फ ये बात हो रही है कि जो आपने फ़र्ज़ी नताइज दे दिए उस हवाले से ही कम रिजर्व सीट PTI को दे दें। स्पीकर कह रहा है नहीं, ECP को ये फ़ैसला मत मानो सुप्रीम कोर्ट का। तो ये क्या जमहूरियत के लिए हो रहा है? ये आपके और मेरे लिए हो रहा है। ये कभी मत ये ख्याल लाइएगा जहन के अंदर कि इस मुल्क के वो शख्सियात जो MNAs और सेनेट की कुर्सी पे बैठते हैं वो रात को 12-1 बजे आपके या मेरे किसी मसले के लिए मुलाकातें करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि हमारी सियासी जमातों को क्या हुआ है? बिलावल भुट्टो को देख लें कि वो जमहूरियत के बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं, अपने आबा व अजदाद के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। नवाज शरीफ साहब को हमने देखा कि वो काला कोट पहन कर अदालत गए, बड़ी तहरीक चलाई, और अब अदलिया, उनके सामने ही अदलिया का ये हाल हो रहा है। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सियासी सुसाइड नहीं है ये? सर ये देखिए, शॉर्ट विजन वाले लोग हैं। ठीक है, बाप का इल्म अगर बेटे को असबर हो तो काबिल मेरा आसे पे दरखूगर क्यों करना हो। अगर मैंने गलत नहीं पढ़ा शेर, मैं अक्सर उसको पढ़ने में कोई गलती कर देता हूँ। ये अपने आबा व अजदाद को रोते रहते हैं, उनकी बातें करते रहते हैं। मेरे ख़्याल में ना वो सियासी फ़लसफ़ा है, ना मेरे ख़्याल में वो सियासी विजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके आबा व अजदाद जो थे वो तमाम के तमाम फरिश्ते थे, हर सियासतदान गलती का पुतला है, बट कोई फारसाइट नहीं है। आज इतना कुछ होने के बाद
इमरान खान साहब कहते हैं फैज़ हमीद एक एसेट था। इस्तग़फ़ार करना चाहिए हमें तो अपने हाल के ऊपर कि अगर हम फैज़ हमीद को एसेट समझ के बैठे हैं, क्योंकि ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है कि उसके दौर के अंदर शदीद बर्बरियत थी, शदीद जराइम थे। कराची के लोग आपको उठ के बताएंगे किस किस से तवान नहीं लिया गया। वो जब अफसार आलम बता रहे ना कहानी, वो झूठी नहीं बता रहे, मगर वो ये नहीं बता रहे कि अब बताने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। चूँकि जब ये कुछ हो रहा था तब वो दायरे से मुंसलिक थे, दायरे का प्रैक्टिस इस्तेमाल हो रहा था। अब आप उसे बोलते रहें कि वो प्राइवेट मिलिशिया थी कि नहीं थी, ठीक, तो उनको भी समझ में नहीं आती। वो भी आज तक ये कहते हैं कि जी मैं बात करूँगा तो मैं जर्नल से करूँगा, मैं अपने हम मनसबों से नहीं करूँगा, मैं अपने फेलो सिविलियन से नहीं करूँगा। ये जो हैं पंजाब में हुकूमत कर रहे, इनको पता है पंजाब इनके हाथ से जा चुका है। इनको पता है एक पूरी एक नस्ल जिसने कम से कम अगले 4 इलेक्शनों में वोट डालना है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। हमारी अगले 3-4 इलेक्शन तक कोई हुकूमत पंजाब में बनना बहुत मुश्किल है। ये उनके हाथ से वो ना एक पंजाब को खोने का खौफ। देखिए, जब आप खिलाड़ी होते हैं और प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं और मुल्क के लिए खेलते हैं तो आप बेंच पे भी बैठते हैं, आप वाटर बॉय भी बनते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कप्तान नहीं तो मैं खेलूंगा नहीं। वो देखें ना फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का क्या हाल हो रहा है, आपस में लड़ते रहते हैं। कोई किसी के कंधे पे हाथ रखता है तो वो हाथ में हटा देता है। उस आप चल रहे हैं, आप टीम प्लेयर हैं नहीं। आप इनकी बात कर लें जिनका नाम पीपल्स पार्टी है, तो मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी कौन सी जमहूरियत में बिलीव करती है, जो कि पूरी की पूरी पार्टी एक फ्यूडल फीफडम के ऊपर कायम है। छोटी छोटी बादशाहतें सिंध के अंदर बाशमूल कराची में कायम है। ये नाज़िम झोंकियों को जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, उसको कराची की हदूद के अंदर कत्ल किया गया था, एक फीफडम में कत्ल किया गया था। उस पूरी फीफडम में एक भी इंसान उन जाम के ख़िलाफ़ जो है, वडेरों के ख़िलाफ़ बयान देने को तैयार नहीं था। ये नसरुल्लाह गडानी का केस क्या है, ये उससे पहले जो मेमन साहब हमारे जो बिलावल का रेलवे मार्च ट्रेन मार्च कवर कर रहे थे, उनके साथ जो हुआ वो केस क्या है, ये उम्मे रुबाब चांडियों वाला केस क्या है। ये आपको जब ऐसी आप पार्टीज़ को आप कहते हैं कि जी ये जमहूरियत लेके आएंगे, ये किरदार अदा करेंगे, माज़रत के साथ मैं ये बार बार पहले कह चुका हूँ कि देखिए हम आइन के साथ खड़े हैं, हम आइन की बात कर रहे हैं, बट मेरी किसी मौजूदा सियासी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन की अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं कर रहा। उनको लगता है कि एज लॉन्ग एज वी आर द चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के मसाइल हल हो रहे हैं। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये खुद फरेबी है, ये फिरौनियत है माज़रत के साथ। जिब्रान भाई देखें, हमें तारीख में अगर देखें भुट्टो साहब ने भी ज़ियाउल हक से पंगा तो लिया ना, एक मतलब वो था, ठीक है। नवाज शरीफ साहब की भी जनरल से नहीं बनी, उनका तख्ता उल्टा गया। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले आंखें बंद करते रहे, मुंह बंद करते रहे, ये लोग फाइट करते थे। मगर अब उम्र के इस हिस्से में आकर जब इनको कुछ कर दिखाना था कि अब इनकी सियासी कैरियर भी ख़त्म हो रहा है और एक एवरेज इंसान की एज भी देखेंगे तो उम्र के गालिबन आखिरी हिस्से में, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तो अब जाकर ऐसा इन्हें क्या हुआ है कि ये मतलब बिल्कुल ही लेट गए सर। देखिए, वो अपनी औलाद के बाप बन के सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान का बाप बन के नहीं सोच रहे ना, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे, अपनी औलाद के लिए सोच रहे हैं। तो औलाद तो क्या है, औलाद तो एंजॉय कर रही है। एक औलाद जो है वो एक अबूरी हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर थी, एक औलाद जो है वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की इस वक्त। अच्छा, और सियासी जमात पीटीआई ये कह रही है कि ये पूरे का पूरा गेम प्लान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को घेरने के लिए। इमरान खान के केसेस को देखते हुए आप इन तरामीम को कैसे इमरान खान साहब ज़िंदगी भर जेल में नहीं रहेंगे, ज़िंदगी भर ये मामलात नहीं रहेंगे। वे सूनर और लेटर किसी परवेज़ मुशर्रफ के बाद कोई शवाक परवेज़ कयानी भी आता है, ठीक है, फिर कोई राहिल शरीफ भी आता है, फिर कोई बाजवा भी आता है, तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा ना। मिलिट्री के अंदर भी कोई नए लोग आ जाएंगे, जो नए लोग आएंगे वो क्लीन स्लेट के साथ आएंगे, वो कोई अपने पास बैगेज रखना नहीं चाहेंगे, वो कहेंगे हम फ्रेश स्टार्ट लेंगे, हम क्यों पुराने मसले लेके चलें। और अगर उनको लगता है कि हमारी इक्वेशन इस वक्त खान साहब से बेहतर बनती है तो हम खान साहब को इस्तेमाल करेंगे और फिर इनको रगड़ेंगे जिनको इस वक्त गोद में बैठाया हुआ है। तो कोई भी पार्टी जो है इज़ नॉट द डार्लिंग ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और ये बहुत अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं जो वक्तन फ़वक्तन ख़ुद फरीबी में अपने आप को शामिल करते हैं। उनको कहते लगता है कि हम इनकी ज़रूरत है, आप इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और अगर हैं भी तो बहुत महदूद वक्त के लिए इनकी ज़रूरत है। और ये एक टग ऑफ वॉर हमेशा पावर में रहेगा और हमेशा हम बागी पैदा करेंगे। ये एक टाइम पे आके हो सकता है मुस्तकबिल में किसी एक मौके के ऊपर बिलावल साहब भी बहुत कोई असूली मौक़िफ़ ले लें, मगर वो भी मौक़िफ़ असूली जो है वो किस पर्पज़ के लिए है, वो क्या अपनी ज़ात तक के लिए होगा, वो अपनी ज़ात को जमहूरियत डिक्लेयर कर देंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप ये मुझे बताइए ना कि खान साहब आज तक वो तमाम तर फैसले जो इनके दौर में हुए सिंपली कह देते हैं कि है फैज़ साहब करते थे। ये नया बयानिया ना पीटीआई का। आज आप कहते हैं कि जी गंडापुर साहब 7-8 घंटे कहाँ थे,
जब आपसे पूछा गया था कि आपके दौर में आईजी सिंध कहाँ थे, तो आपने हंस के कहा था ये कॉमेडी है, साबिर शाकिर साहब के शो में। हम वो लोग थे जो उस वक्त भी आईजी सिंध के अगवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कह दिया था कि सिंध के आईजी का अगवा पब्लिक इंटरेस्ट का केस ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुनेगी। हमें ये जवाब मिला था खान साहब के दौर में। यार आप माजी की गलतियां जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आपको खुद क्लोजर नहीं मिला, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कि पास मिस्टेक्स क्या थी। आप बस ये कहना चाह रहे थे कि उस वक्त ये मैंने किया तो उस वक्त मैं सही था, और अब मैं ये कर रहा हूँ तो इस वक्त मैं सही हूँ। अच्छा जिब्रान भाई, ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, ठीक है, इसमें अगर हम किरदारों को देखें, ये जो सियासतदान नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, बिलावल, ये तो एक किरदार है ना। इसके डायरेक्टर जो हैं पीछे, जो ये जिनके ज़ेर असर ये ड्रामा चल रहा है, उनका जिक्र हम क्यों नहीं कर रहे? हिदायतकार तो बिहाइंड द कैमरा रहता है ना। अब ये दो हिदायतकार यहाँ बैठे हैं, बिहाइंड द कैमरा, ये पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं, आप और मैं किरदार हैं। एक चीज़ जो गड़बड़ हो गई ना, जो हिदायतकारों को समझ में नहीं आती, शायद आपके तवज्जुह से समझ लें वो, क्योंकि एक भी बड़ा मसला है ना कि माजरत के साथ ये बात भी हकीकत है कि आप तबसरा महफिल में करें या ऑनलाइन करें, अच्छे अल्फाजों में तो याद नहीं किया जा रहा हिदायतकारों को। अच्छी शोहरत तो इस वक्त हिदायतकारों की नहीं है, और हिदायतकारों को लग रहा है कि अगर जबर की और जुल्म की राह जितनी लंबी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं थक हार जाएंगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे और सरनगू हो जाएंगे। देखिए सर, इम्प्लाइड पावर इज़ बेटर देन एक्सप्रेस पावर। एक्सप्रेस पावर इवेंचुअली अपने आप को एक्सपोज कर देती है। पीटीआई उस जोन के अंदर आ गई कि सलमान अकरम राजा कहता है कि भाई आओ घर पे आओ, मेरी बीवी बेटी को उठाओ, तब सबकी उठ रही है तो मेरी भी उठेगी। सलमान अकरम राजा जैसी तबीयत का, शख्सियत का आदमी ऐसी बात करने पे मजबूर हुआ है प्राइम टाइम के ऊपर, बिकॉज एक्सप्रेस पावर एट टाइम पे आके फिर लोग ये कहते हैं ना, यार व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, इतने लितर पहले खाएं दो और खा लेंगे, पहले इतनी बार घर टूटा फिर टूट जाएगा, पहले इतने लोगों को अगवा किया घर के फिर अगवा करके ले जाएंगे, इतने दिन तक पहले अब्जे पे बेजा में रखा मुझे फिर रखेंगे। यही होता है ना इम्प्लाइड पावर, द फेयर ऑफ द अननोन। लोग उससे रूल करते हैं। यहाँ तो एवरीबडी एंड एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सपोज्ड। अच्छा, और आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ज़मीर जागा है, या वाकई वो कोई अपने, कुछ लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अपने रेट बढ़ा रहे हैं? आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 1 महीने इंतज़ार ना करूं और मौलाना साहब की पूरी शख्सियत का एक निचोड़ दे दूं ज़मीर के और नीयत के हवाले से। मैं ये इतना ज़रूर जानता हूं कि मौलाना साहब ने खड़े होके आइनी तरमीम की कंप्लीट मुखालफत उस तरह से नहीं की थी। ठीक है, फ़र्द वाहिद का मसला बना दिया था और ये कहा था कि जी हम एक्सटेंशनों के ख़िलाफ़ हैं, और मगर यहाँ तो एक्सटेंशन की बात ही नहीं ना, तो एक नई अदालत है, उसका नया टेनोर है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि मौलाना साहब जो हैं इस मुसवदे के ऊपर कल को शायद वोट हाँ में दे दें। हाँ में दे दें जी, चूँकि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस वक्त कोई बहुत ही असूली मौक़िफ़ लेके चल रहा है सिविलियन सुपरमेसी का। और वो मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि पीटीआई आज तक ये मान के चलती है कि 2013 में भी उनकी अक्सरियत थी, और 2013 के बाद उन्होंने 6 महीने तक एक बंदा जो कि एक्चुअल मेजॉरिटी के साथ बना था वज़ीर आज़म, उसके खिलाफ धरना किया। 4 हल्के करते करते बट उन्होंने पूरी हुकूमत को डीलेजिटिमाइज़ किया, और 2018 में उनको लगा कि जमहूरियत आ गई। तो कल को किसी भी वजह से, किसी भी पॉलिसी की वजह से आवाम के अंदर मकबूल हो जाती हैं मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, हो सकता है ना, इनके अमाल ही बताएंगे, इनके किरदार ही बताएंगे और इनके इक़दामात ही बताएंगे। तो अगर आवाम इनको वोट दे देती है और चली जाती है और एक फेयर इलेक्शन से या स्लाइटली क्वेश्चनेबल इलेक्शन से सिलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या पीटीआई का ये मौक़िफ़ होगा कि चूँकि हम पावर में नहीं तो जमहूरियत नहीं है? आप जब, मैंने कोई कहा ना, जब आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करेंगे और टीम प्लेयर बनेंगे तो आप बेंच पे भी बैठेंगे और वाटर बॉय भी बनेंगे। ये किरदार अब कोई भी अदा करने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो पीटीआई का साथ हो रहा है वो एक डिफरेंट बहस है। उनके जो फंडामेंटल राइट्स मजरू किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो इस वक्त कंटिन्यूस हरासमेंट है, उनके साथ एफिलिएशन दिखाने पे जो कंटिन्यूस हरासमेंट है, उनके लिए अगर कोई सैटिरिस्ट भी कोई वीडियो बना देता है तो आप उस जोक सुनाने वाले को उठा के खुद अपना जोक बना लेते हैं। तो उनके साथ जो हो रहा है, जो सादुल्लाह बलोच का वाकया आया कि जी वो नहीं थे तो घर की औरतों को उठा के ले गए, इसके ऊपर तो आप जितने सफ़े लिखना चाहें, जितनी किताबें लिखना चाहें, जितने पॉडकास्ट करना चाहें, गम है कि इस वक्त किस किस्म की बर्बरियत उनके साथ है। बट हम ये बात कर रहे हैं कि क्या उनके आने से सारे मसले हल हो जाएंगे? तो माय क्वेश्चन इज, मसला तब हल होगा व्हेन यू विल रियलाइज दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर सबसर्विएंट टू द सिविलियन रूलर्स। ये अभी तक मेरे ख्याल में मुझे डिसाइड नहीं हो रहा, चूँकि अभी तक सारी का सारी जो बहस खान साहब की होती है वो कहते हैं जी 2 लोग हैं आर्मी के अंदर,
एज इफ़ कि अगर उनको चेंज कर दो कोई और आ जाएगा, थिंग्स विल गो बैक टू हंकी डोरी। मेरे ख्याल में तो ये जरासीम और ये मसाइल तब भी थे जब बाजवा साहब की हुकूमत थी और फैज़ साहब थे जब आप आए थे, चूँकि उसी दौर ने तो तख्ता पलटा ना। जिनको आप कहते थे कि सिपा सलार तो कौम का बाप होता है, फिर उसी को आपने कहा कि उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। अच्छा जिब्रान भाई, एक अहम सवाल रह गया था, मुझे ये बताएं कि इन तरामीम में किसी सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? कहा जा रहा था कि पहले मुसवदे में इस हवाले से कोई शक थी, ठीक है, मगर वो जो मुसवदा मीडिया के सामने आया उसमें नहीं है। दोबारा आ जाए तो मुझे पता नहीं। अच्छा, मगर सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है, ये जो बहस अभी अपील की स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट में है, ये अब आईनी अदालत सुनेगी, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। बार को, वकला को इस डिबेट को थोड़ा ऑब्जेक्टिव करना होगा। ये ना काजी फैज़ ईसा साहब का मसला है, ना ये मंसूर अली शाह साहब का मसला है। इसको ऑब्जेक्टिवली देखिए कि आप स्ट्रक्चर ही तबाह कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे जुडिशरी को तहस नहस कर रहे हैं। आप अपने प्रेसिडेंट्स का निज़ाम, अपनी ट्रेडिशन का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। आप एक असर नौ से नई जुरिस्डिक्शन बनाने जा रहे हैं और आप तमाम तर मामलात उनके हाथ में दे रहे हैं जिनका जुडिशरी से कोई लेना देना ताल्लुक ही नहीं है। देखें हमने नेगेटिव चीज़ें बहुत डिस्कस कर ली, अब कोशिश करके इसका कोई पॉजिटिव 2-3 पहलू मुझे बताएं कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। चलें एक बता दें। साफ माहौलियात का हक़ आपको मिल जाएगा, मगर वो हक़ देगा कौन, ये भी उन्होंने तय करना है। ठीक है, तो माजरत के साथ मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया जिब्रान भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात करते हैं।